नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट को आपके अपने YouTube परिवार दिशा साइंस क्लासेस में। तो कैसे आप सभी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन एक बार आप खुद कमेंट करके मुझे बताएं कि आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं। यस, सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे जी। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हैं, जैसे कि पीयूष यादव है, नेक्स्ट है खेसारी कुमार, वाह, संगीता कुमारी। चलिए ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। अपने अपने जो आपके ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक क्लास को शेयर करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके अपने बेस्ट टीचर्स हैं वहां तक आप अपना क्लास शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल पाए। सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पिछले क्लास में विलियन चैप्टर के क्या देखे थे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। यानी कि चैप्टर 2 में जो है से आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया है। और आज हम लोग लेकर के आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जिनमें हो सकता है कई सारे आपके न्यूमेरिकल्स प्रश्न भी हो सकते हैं और कई सारे आपके स्टेटमेंटल प्रश्न भी हो सकते हैं जी। तो शुरू करते हैं क्लास। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से हम बोलेंगे कि क्लास को आप अपने अपने जो आपके ऑफलाइन के जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, सॉरी आपके क्लासमेट हैं, उन तक आप वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर दीजिए, साथ में लाइक्स कर दीजिए। उसके बाद फिर हम क्लास को क्या करते हैं, आगाज करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, देखते हैं क्या है। ये है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, क्लास 12th है। सॉल्यूशन दैट मींस कि विलियन चैप्टर है आपका। ये कौन सा चैप्टर है, विलियन चैप्टर है, ये विलियन चैप्टर है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहले आप क्या करेंगे, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न होता है सभी प्रश्न को पहले बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन समझने से पहले ये नहीं बोलना है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रश्न यही होता है, क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है और बोलते हैं कि ये हमसे नहीं बनेगा। तो दैट्स द बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोगों को क्या करना है बुआ जी, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखिए। कॉस्टिक सोडा के 4 ग्राम जिसका अनुभार दिया हुआ है 40 को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बनाया गया है। अब यहां पर देखेंगे कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न पूछा गया है 2021 में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे बन रहा है तो आप बना करके आंसर कमेंट में कर सकते हैं। ऐसे हम आपको यहां पर सॉल्व करके बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। ओके, चलिए क्या है देखते हैं बुआ जी यहां पर। तो आपको यहां पर पता चलेगा सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन में यहां पर आपको क्या पता चलने वाला है, सॉल्यूशन में कि आपका यहां पर क्या है, कॉस्टिक सोडा का वजन कितना ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं W, स्मॉल w लिखेंगे। चलिए W और यहां पर हो जाएगा NaOH। कॉस्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि कितना ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है अनुभार 40 को जल में 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में क्या किया गया है, बनाया गया है। मतलब 200 सेंटीमीटर विलयन में जो है इसको बनाया गया है। तो इसका आयतन जो है वो मान लेते हैं कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब कॉस्टिक सोडा का आणविक द्रव्यमान क्या होगा वो निकालिए। तो यहां पर अगर आणविक द्रव्यमान को हम M से सूचित करते हैं तो MnAOH बराबर में क्या होगा, तो Na प्लस में O प्लस में क्या होगा, H होगा। और Na का मतलब क्या होता है, 23 हो जाएगा। O का मतलब क्या होता है, 16 होगा। और H का मतलब 1 होगा। सबको जोड़ दीजिएगा तो 40 ग्राम हो जाएगा।
अब ये हमें कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा यहां पर नेक्स्ट मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए। मोलरता बराबर फॉर्मूला होगा आपका यहां पर, मोलरता बराबर में क्या होगा फॉर्मूला, कमेंट कीजिए एक बार जल्दी से। मोलरता इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा। अभी तक कोई स्टूडेंट आंसर नहीं सेंड किए हैं, इसका मतलब आप लोग से नहीं बना है। ओके चलिए, मोलरता बराबर फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन में M गुने में V और गुने में 1000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर W का मान कितना है वो देखिए। W का वैल्यू है आपके पास में 4 ग्राम है, तो यहां पर हो जाएगा 4। और M का मान कितना है वो देखिए, M का मान है 40, तो यहां पर हो जाएगा आपका 40 गुने में V का वैल्यू कितना है 200, तो यहां पर रख देंगे 200 और यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहां पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, देखिए बुआ जी, कैलकुलेट करने पर क्या पता चलेगा, 200 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इस 5 को अगर काटेंगे तो यहां पर ये 8 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर में 0.5 मोल आंसर हो जाएगा। 0.5 मोल आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.5 आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे 2 आंसर बोल रहे हैं। एक साइलेंट गब्बर नाम के जो आईडी हैं उनका आंसर बेहतरीन है। संगीता कुमारी आपका गलत हो गया आंसर, आप रिचेक कीजिए, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए हैं, ये आपके कैलकुलेशन है। कुंदन जी बोल रहे हैं 4 होगा गुरुजी, ये भी गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके पास इसका आंसर कितना है 0.5 है, और ये इस पूरे क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया या नहीं। अगर आ गया होगा तो ठीक, नहीं आया होगा तो हम इसको फिर से समझाएंगे। अगर आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में एक बार 1 लिखिए, ताकि हम अगले प्रश्न पर जा सके, क्योंकि इस प्रकार के काफी प्रश्न हैं जो कि हमें करना है। ओके, नीतीश कुमार फॉर्मूला बता रहे हैं, वेरी गुड, सही आंसर फॉर्मूला आपका। यस सर, समझ में आ चुका है। कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए यदि अगले क्वेश्चन पर चलना है तो। अगर अगले प्रश्न पर जाना है, यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में 1 लिखना पड़ेगा। यस, डू फास्ट। शहनाज आफरीन 1 लिख रही हैं, यस सर, यस सर। ओके चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तथा किसी घोल की मोलरता एवं मोललता में अंतर समझाइए। ये तो एकदम से इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, किसी घोल के मोलरता, मोलरता मतलब होता है मोलरिटी, मोलरिटी, और दूसरा क्या है मोललता, मतलब कि मोलालिटी होगा, मोलालिटी होगा, मोलालिटी में अंतर समझाइए। इसके बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बता रहा है, आपको कैलकुलेट करना है। एकदम से इजी है, एकदम आसान है, ये तो आप पढ़ रहे होंगे, बहुत पहले से पढ़े होंगे। एकदम इजी है। देखिए क्या होगा इसका आंसर, सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो अगर हम मोलरता को क्लियरिफाई अगर पहले करते हैं तो देखिए मोलरता का डिफिनेशन क्या होगा वो देखिए। मोलरता, पहले मोलरता को समझिए, मोलरता को समझ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा यहां पर देखिए, मोलरता को यहां पर क्लियरिफाई अगर करें तो इसको बोलते हैं मोलरिटी बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मोलरिटी हो गया। अब मोलरता किसको कहते हैं, तो प्रति लीटर विलयन में घुले हुए बिल्ले की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बताइए ये सर नो, क्या आप ये बात जान रहे हैं या नहीं। हमने क्या बोला कि प्रति लीटर बिलियन में, मतलब कि पर लीटर, प्रति लीटर या 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिल्ले की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी मोलरता कहलाती है। सपोज कीजिए कि यहां पर हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर क्या करते हैं बुआ जी, ध्यान दीजिएगा, इस कंटेनर में यहां पर सपोज कीजिए ये हमारा कंटेनर था, इसमें हम क्या करते हैं 1 लीटर क्या करते हैं जल ले लेते हैं, 1 लीटर जल ले लेते हैं। चलिए 1 लीटर जल ले लेते हैं, इसमें
1 लीटर जल हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें बिल्ले के कुछ मोल की संख्या मिला देते हैं। तो इनमें जितने बिल्ले की मोल की संख्या होगा, जितने भी बिल्ले की मोल की संख्या होगा, और ये जल कितना होना चाहिए, मान के चलिए अगर यहां पर ये जल है तो ये जल कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। और 1 लीटर में जितने विलय के मोल की संख्या होते हैं, विलय के मतलब कि सॉल्यूट की मोल की संख्या होते हैं, उन चीज को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। यानी कि यहां पर जो है क्या हो जाएगा, प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए बिल्ले की मोलों की संख्या, घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, बिल्ले के मोलों की संख्या, बिल्ले के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ये आपका आंसर हो गया कि प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए बिल्ले के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अच्छा, मोलरता को सूचित किससे करते हैं जनरली हम लोग, तो मोलरता को सूचित करते हैं, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे क्या, मोलरता को, मोलरता को एम से सूचित किया जाता है, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा, सूचित किया जाता है। ओके, तो ये आपका यहां पर क्या है, आंसर है, सूचित किया जाता है। ओके, सूचित किया जाता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको क्या बताने वाले हैं, मोललता बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर मोललता को पढ़ने वाले, मोललता को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोललता को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हम लोग लिखेंगे, मोललता के बारे में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मोललता के बारे में चर्चा करते हैं। मोललता, मोललता को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बुआ जी, मोलालिटी बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे 1 केजी विलायक में, यहां पर बिलियन नहीं लिख करके विलायक लिखेंगे। 1 केजी विलायक में, या प्रति केजी विलायक में, या 1000 ग्राम विलायक में, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, विलायक में घुले हुए बिल्ले के मोलों की संख्या, घुले हुए बिल्ले के मोलों की संख्या, बिल्ले के मोलों की संख्या, बिल्ले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है मोललता। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया। किसका डिफिनीशन है ये, मोललता का डिफिनीशन है। ओके, चलिए तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए बिल्ले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है।
क्या कहलाएगी बुआ जी? मोललता कहलाएगी। ओके, अब एक बात यहां पर यह आता है कि मोललता को हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे मोललता को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। तो ये आपको लघु उत्तर ये प्रश्न में है, इतना काफी है। मोलरता और मोललता के बारे में डिफिनेशन काफी है। इतना अगर आप डिफाइन करते हैं तो वही बहुत हो गया, इतना ही डिफाइन करके छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपका मोलरता और मोललता दोनों का क्या हो गया, डिफिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप देखें तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 1 ये कंप्लीट हो गया था, और यहां पर ये प्रश्न संख्या 2 था जो मोलरता और मोललता के बीच में अंतर स्पष्ट करना था। मोलरता और मोललता के बीच अंतर स्पष्ट करना था। तो ये आपके क्या है, मोलरता और मोललता के बीच क्या है, अंतर है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा तो फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना होगा 1 यदि आपको समझ में आ गया है तो। यस लिखे, डू फास्ट। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है या हमें फिर से बताना होगा? ये तो एकदम से सिंपल है। एक तरफ क्या लिखना है, प्रति लीटर विलयन, और एक तरफ लिखना है 1000 ग्राम विलायक, बाद बाकी हर चीज सेम है। तो कितने स्टूडेंट को समझ में आ चुका है? कमेंट सेक्शन में एक बार 1 लिखें। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आइए, कहता है मोल प्रभाज की व्याख्या करें। ठीक है, चलिए अब इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरा इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, पूरे सब्जेक्टिव की तरह एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ताकि आपको अगर 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, दीर्घ में भी पूछा जाए, ताकि तब आप आसानी से बना सके। उस प्रकार से हम आपको यहां पर क्या करेंगे, सूचित ये बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या होगा। मोल प्रभाज की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए कह रहा है। तो समझिएगा कि मोल प्रभाज क्या होता है। सपोज कीजिए कि यहां पर माना कि हम पहले समझा रहे हैं, फिर हम आपको डेफिनेशन नोट करवा देंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। माना कि बिल्ले का मोल प्रभाज, सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। माना कि विल्ले के मोल की संख्या, माना कि विल्ले के मोल की संख्या क्या होगा बुआ जी? तो हम मान लेते हैं स्मॉल n है। ध्यान दीजिएगा, माना कि विल्ले के मोल की संख्या क्या है, n है, स्मॉल n से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या होता है, तथा विलायक के मोल की संख्या, तथा विलायक के मोल की संख्या कैपिटल N है, कैपिटल N है। अब आप सपोज कीजिए कि यहां पर अगर कोई विलेन है, यहां पर अगर ये कोई विलेन है, यहां पर ये आपका एक कोई विलेन है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बुआ जी। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिए कि यहां पर ये आपके विलायक होंगे, यहां पर ये विलायक होंगे, उसके बाद इसमें क्या होगा, विल्ले होगा। तो सपोज कीजिए कि यहां पर जो विल्ले है वो इस प्रकार से विल्ले चारों तरफ मिक्स है। ध्यान दीजिएगा, विल्ले मिक्स है। तो विल्ले की मोल की संख्या हमने कितना माना है, ध्यान दीजिएगा, विल्ले की मोल की संख्या माने हैं, विल्ले की मोल की संख्या हम लोग माने हैं स्मॉल n माने हैं, और विलायक की मोल की संख्या हम लोग क्या माने हैं वो ध्यान दीजिए, विलायक के
विलायक के मोल की संख्या माने हैं हम लोग, विलायक के मोल क्या माने हैं, कैपिटल एन माने हैं। और ये बिल्ले और विलायक मिलकर के ही क्या बना हुआ है, ये बिलियन बना हुआ है। यानी कि अगर हम पूछे कि बिलियन की मोल की संख्या क्या होगा तो क्या बताइएगा। अगर हम आपसे पूछे कि विलियन के मोल की संख्या क्या होगा तो आप क्या आंसर देंगे यहां पर। तो यहां पर आपका आंसर होगा, लिखेंगे क्या, नाउ विलायक के मोल की, सॉरी विलियन की मोल की संख्या, विलियन के मोल की संख्या, विलियन के मोल की संख्या क्या हो जाएगा, तो बिल्ले के मोल की संख्या प्लस में क्या हो जाएगा, विलायक के मोल की संख्या होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू में बिल्ले के मोल की संख्या, बिल्ले के मोल के संख्या, मोल के संख्या अब प्लस में क्या हो जाएगा, विलायक के मोल के संख्या, विलायक के मोल के संख्या होगा, विलायक के मोल के संख्या होगा, संख्या हो जाएगा। यानी कि आपके पास यहां पर क्या आने वाला है, स्मॉल एन प्लस में क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। यानी कि बिलियन के मोल की संख्या आपके पास में कितना हो गया बुआ जी, तो ये आप अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा स्मॉल एन प्लस में क्या हो गया है, कैपिटल एन हो गया है। बिल्ले के मोल की संख्या क्या है, स्मॉल एन है, और विलायक के मोल की संख्या क्या है, तो कैपिटल एन है। ये तीन बातों पर आपको विशेषता ध्यान देना है, ये तीन प्रश्न पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या होने वाला है, हम मोल प्रभाज को क्लियर करने वाले हैं। एक बात और आपको हम बता दें कि मोल प्रभाज को जो है ना बुआ जी, मोल प्रभाज को जो है मोल अंश के नाम से भी जानते हैं, मोल अंश के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इन बात पर, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है कि हमें मोल प्रभाज को व्याख्या करना है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम इधर यहां पर नोट करवाते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हमको अगर बोला जाए कि विल्ले की मोल की संख्या क्या होता है, विल्ले के मोल प्रभाज, विल्ले के मोल प्रभाज क्या होता है, तो विल्ले के मोल प्रभाज इज इक्वल टू में क्या होगा, विल्ले के मोल की संख्या बटा में बिलियन की मोल की संख्या। क्या होगा, विल्ले के मोल की संख्या, विल्ले के मोल संख्या लिख देते शॉर्ट में, बिल्ले के मोल संख्या अपॉन में बिलियन के मोल संख्या, बिलियन के मोल संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर क्या देखेंगे कि बिल्ले के मोल की संख्या कितना है, तो स्मॉल एन है। यानी कि यहां पर आपका क्या होगा, स्मॉल एन, और बिलियन की मोल की संख्या क्या है, स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन है। तो यहां पर हो जाएगा स्मॉल एन प्लस में क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। तो ये बिल्ले के मोल प्रभाज हो जाएगा। इस प्रकार से क्या निकल रहा है, ये विल्ले के मोल प्रभाज निकल रहा है। अगर विलायक की मोल प्रभाज की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर विलायक की मोल प्रभाज की बात किया जाए तो क्या होगा, तो वो भी आप देख लीजिए। विलायक के मोल प्रभाज की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, देखिए यहां पर लिखेंगे क्या, विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज क्या होगा, विलायक के मोल प्रभाज क्या होगा, तो क्या होगा, विलायक की मोल की संख्या को ऊपर में लिखेंगे। तो विलायक की मोल की संख्या क्या है, कैपिटल एन है। तो यहां पर आपका हो जाएगा कैपिटल एन, और अपॉन में बिलियन की मोल की संख्या क्या है, तो बिलियन की मोल की संख्या आपके पास में क्या है, स्मॉल एन प्लस में क्या है, कैपिटल एन है। यानी कि यहां पर हो जाएगा स्मॉल एन प्लस में क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर ये आपका विलायक की मोल प्रभाज निकल गया। और यहां पर ये जो है, यहां पर ये जो है, ये आपके बिलियन के मोल प्रभाज निकल गया, बिलियन के मोल प्रभाज निकल गया। देख लीजिए आप।
अब हमें क्या करना है, अब इतना चीज एक्सप्लेनेशन करने के बाद हमको लगता है कि आपको इसका डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। क्या डेफिनेशन होगा बुआ जी? तो होगा कि बिल्ले या विलायक का मोल प्रभाज बिल्ले या विलायक के मोल की संख्या तथा बिल्यन के मोल की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे? बिल्ले की मोल की संख्या या फिर विलायक की मोल की संख्या तथा बिल्यन की मोल की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्ले या विलायक के मोल प्रभाज कहते हैं, या फिर हम लोग उसे मोल अंश कहते हैं। पहले आप लोग को यहां पर यह बताना है कि यह बात जो मैंने आपको इतना एक्सप्लेनेशन किया, यह आपको समझ में आई या नहीं, यस और नो। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अदरवाइज हम फिर से आपको समझाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए 1 अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से यस। कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग 1 लिखिए जल्दी से। नंदिनी कुशवाहा वेरी गुड। संगीता कुमारी, नितिकेश कुमार सर मेरा नेट ही नहीं चल रहा था इसलिए क्वेश्चन 2 और 3 छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं बाबू, बैक करके देख लीजिएगा। एंड साइलेंट गब्बर 1 वेरी गुड। सबको समझ में आ गया है तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए इसका मोल प्रभाज का डेफिनेशन लिखते हैं। समझ गए हैं सर, वेरी गुड। निकिता पांडे बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। आइए देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा वो समझते हैं। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, याद रखिएगा किस प्रकार से निकाले हैं मोल प्रभाज। तो इसका डेफिनेशन होगा, क्या होगा? मोल प्रभाज का डेफिनेशन होगा आपका, यहां पर लिख देते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज हो गया। इसका हमें क्या करना है? डेफिनेशन लिखना है। ओके, इसका हमें डेफिनेशन लिखना है, ये इसका हमें डेफिनेशन लिखना है। चलिए मोल प्रभाज का डेफिनेशन क्या होगा? तो होगा क्या देखिएगा, विल्लय विल्लय तथा विलायक, विल्लय या विलायक लिखिए ज्यादा अच्छा होगा। विल्लय या विलायक क्या होगा बुआ जी? तो विल्लय या विलायक के मोल की संख्या, विल्लय या विलायक के मोल की संख्या, मोल की संख्या, विल्लय या विलायक के मोल की संख्या तथा बिलियन के मोल के संख्या के अनुपात, बिलियन के मोल के संख्या के अनुपात, बिलियन के मोल के संख्या के अनुपात, बिलियन के मोल की संख्या के अनुपात, बिलियन के मोल की संख्या के अनुपात क्या कहलाते हैं? मोल प्रभाज कहलाते हैं। लिखेंगे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाते हैं, मोल अंश कहलाते हैं, मोल अंश, मोल अंश कहलाते हैं। ये रहा आपका मोल प्रभाज का आंसर। और एक बात और यहां पर हम लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख देते हैं कि बिल्लय के मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग कितना होता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए एक बार। बिल्लय के मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग कितना होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर लिखेंगे क्या? विल्लय, विल्लय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग, विल्लय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग, मोल प्रभाज का योग 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इस चीज को हम प्रूफ करके भी आपको बता देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। क्या होता है ये आपका? तो विल्लय और विलायक के मोल प्रभाज का योग जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब आप इस प्रकार से देख सकते हैं, देख लीजिए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है या फिर नहीं। ओके चलिए
देखिए, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आंसर जब आप देंगे तो क्या लिखेंगे, विलेय या विलायक। ध्यान दीजिए, विलेय या विलायक के मूल प्रभाज ऊपर होना, मूल की संख्या ऊपर होना चाहिए और विलेय की मूल की संख्या नीचे होना चाहिए। यानी कि विलेय एवं विलायक के मूल की संख्या एवं विलेय की मूल की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी, उसे कहते हैं मोल प्रभाज कहते हैं या फिर मोल अंश कहते हैं। और यहां पर हमने क्या बताया नोट में कि विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है। यह बात आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब कैसे होता है, अगर इस बात को भी चर्चा कीजिएगा। देखिए, तो ये डिफिनीशन मोल प्रभाज की लिखने के बाद आप इस प्रकार से समझा सकते हैं कि माना कि विलेय की मोल की संख्या n है, जो कि हम आपको पहले समझाए हैं। विलायक की मोल की संख्या कैपिटल N है। विलेय की मोल की संख्या हो गया आपका n प्लस में n हो गया। यहां पर हम विलेय की मोल की संख्या निकाल दिए और यहां पर विलायक की मोल की संख्या निकाल दिए। तो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए कि इसका एक कैसे होता है, वो देख लीजिए। यहां पर अगर देखिएगा तो देखिए, ये था आपका n बाई n प्लस में n, ये विलेय की मूल प्रभाज है। और यहां पर आप कैपिटल N अपॉन में n प्लस में n, ये विलायक के मूल प्रभाज है। आप एलसीएम यदि लेते हैं तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, n प्लस में कैपिटल N, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, दोनों एक ही है। तो यहां पर ये n प्लस n कट जाएगा तो यहां पर बचेगा n, और यहां पर प्लस, और ये n प्लस n से कट जाएगा तो यहां पर बचेगा कैपिटल N। अब ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास बच रहा है 1। तो इस प्रकार से आप यहां पर समझ सकते हैं कि विलेय और विलायक के मूल प्रभाज का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखे 1। यहां से मैंने मोल प्रभाज बताना शुरू किया था, फिर मैंने यहां पर ये स्लाइड में बताया, फिर यहां पर मैंने यहां तक कंप्लीटली मैंने आपको मोल प्रभाज बताया। मैंने शायद आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया है, और डिपेंड करता है क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में 1 लिखे यदि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में 1। ओके, अजीत कुमार पढ़ाई करो बाबू। हिमांशु प्रकाश बोले सर 100% समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों किसी तरल में, तरल मतलब होता है लिक्विड, द्रव होता है, द्रव होता है, द्रव मान लीजिए, में अउरणशील ठोस, अउरणशील जो उड़ नहीं सकता, जो वाष्प बन करके उड़ नहीं सकता है, उसको अउरणशील पदार्थ बोलते हैं। अउरणशील ठोस घुलने डालने पर, जो कि किसके, अउरणशील ठोस जो है किसके रूप में है, तो ये विलेय के रूप में है। हम आपको ऐसे समझाते हैं पूरा डायग्राम के साथ। विलेय के रूप में डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है, ठीक है। और मोल अंश वाले प्रश्न कब पूछे गए हैं, तो उसको भी अगर देखा जाए तो ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब पर आपको विशेष केयर करना है। देखिए यहां पर पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि आखिर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद जो है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन को अगर समझना है तो देखिए यहां पर समझिए। मान के चलिए बुआ जी कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक हमने कंटेनर बनाया, ठीक है, एक कंटेनर यहां पर बना लेते हैं, एक पात्र बना लेते हैं, ये पात्र बना लिए। अब इस पात्र में ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, हम डाल देते हैं इसमें क्या, एक शुद्ध विलायक है, तो मान के चलिए कि हम इसमें जल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जल डालते हैं, ये जल डालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जल डाल देते हैं। क्या डालते हैं, जल डाल देते हैं। ये मैंने इसमें जल डाल दिया, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, शुद्ध विलायक है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर ध्यान दें कि ये एक क्या है, पात्र है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं। हेलो, ध्यान दीजिए,
तो यहां पर मैंने एक क्या लिया, शुद्ध विलायक लिया। यहां पर ये क्या हो गया, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक हो गया। ठीक है। अब अगर ये क्या होता है, अगर ये वाष्प बनता है, ध्यान दीजिएगा बुआ जी, अगर ये क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है, वेपर बन रहा है, तो ये वाष्प बन करके क्या होगा, उड़ेगा। तो अभी जो है से इसके सतह पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ विलायक के ही अणु है। आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत सब कुछ समझ में आएगा। अभी ये शुद्ध विलायक है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, कोई बिल्ले नहीं मिला हुआ है। लेकिन अगर मान के चलिए कि यहां अभी क्या है, तो अभी इसको अगर हम गर्म करते हैं तो यहां पर इसके सतह पर क्या है बुआ जी, तो इसके सतह पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, विलायक के अणु है। तो यहां पर अभी क्या है, वाष्प की मात्रा ज्यादा होगा, अभी ये बहुत ही वाष्पित होगा, इसका क्या होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा। अभी इसका वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा। समझिए इस बात को, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ, इसके सतह पर कुछ नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि इसमें हम कुछ पदार्थ मिला देते हैं जो कि अवाष्पशील है, जो कि वाष्पित नहीं हो सकता है, वो वाष्पित बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो समझिए क्या होगा, यहां पर मान के चलिए बुआ जी कि यहां पर हम कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए, कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए, तो इस पदार्थ के कुछ कण यहां सतह पर भी तो आएगा, यहां सतह पर भी तो आएगा। अब जब इसको क्या करेंगे, इसको गर्म करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा कि ये क्या है, अवाष्पशील कण है, ये अवाष्पशील कण है। तो यहां पर सतह पर, पानी के सतह पर या विलायक की सतह पर अगर देखिएगा तो यहां पर क्या है, पहले विलायक के अणु ज्यादा था, लेकिन अब विलायक के अणु क्या है, कम गया है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और ऐसे स्थिति में जब ये शुद्ध विलायक रहेगा तो इसका वाष्प दाब क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। रीजन समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला कि जब इसमें कुछ मिक्स नहीं रहेगा तो जल के सतह पर, विलायक की सतह पर सिर्फ विलायक के अणु होगा, तो इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। लेकिन जब इसमें कुछ मिला देंगे, कण मिश्रित कर देंगे, तो उस कण का वो कण भी क्या होगा, इसके सतह पर आ जाएगा, जल के ऊपरी सतह पर आ जाएगा। तो ये तो वाष्पित हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, अउरणशील ठोस है। इसके जगह पर अवाष्पशील पदार्थ भी लिखा हुआ रह सकता है। ध्यान दीजिएगा, अवाष्पशील पदार्थ भी लिखा हुआ रह सकता है, अवाष्पशील पदार्थ भी लिखा हुआ रह सकता है। तो इसके भी कण इस पर आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये इनका वाष्प दाब जो होगा कम जाएगा, क्योंकि इस पर क्या हो जाएगा, विलायक के अणु की संख्या कम जाएगा। अब पहले बताइए क्या आप लोग को समझ में आया या नहीं। समझ में आ गया होगा तो फिर हम इसका आंसर लिखेंगे, अदरवाइज हम फिर से आपको पूरा समझाएंगे। अगर आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिए। ध्यान दीजिए, बस हम वही कहेंगे कि जब ये विलायक है तो इसके सतह पर सिर्फ विलायक के अणु है, जिसके कारण इसका वाष्प दाब ज्यादा होता है। लेकिन जब इसमें क्या मिला देते हैं, कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, अउरणशील पदार्थ मिला देते हैं, तो क्या होता है कि इसके सतह पर अउरणशील पदार्थ आ जाता है, जिससे शुद्ध विलायक के अणु में कमी आ जाती है, और यह क्या हो जाता है, इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, बोलिए, हो गया बुआ? चलिए अब क्या करेंगे, पहले आप बताओ समझ में आया यस और नो। कमेंट सेक्शन में 1 लिखो अगर समझ में आ चुका है तो। फिर जाकर के हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए 1, ओके। उसके बाद जो है तो फिर हम आपको क्या करेंगे, आगे की क्वेश्चन पर लेकर के चलेंगे। लेकिन एक बार आपको क्या करना होगा, कमेंट में लिखना होगा कि समझे या नहीं। समझ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए, तो इसका डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, जो शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि अधिक होते हैं क्योंकि ध्यान दीजिएगा क्यों होता है, क्योंकि उसके सतह पर, क्योंकि उसके सतह पर
सिर्फ विलायक के अणु होते हैं, 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 लेकिन इसमें अउरणशील ठोस पदार्थ मिलाने पर क्या हो जाएगा, इसमें अउरणशील, जो उड़ नहीं सकता, जो वाष्प नहीं बन सकता है, उसको अउरणशील बोलते हैं। अउरणशील ठोस पदार्थ, ठोस विलय मिला देने पर, ठोस विलय मिला देने पर, ठोस विलय मिला देने पर विलायक के सतह पर, विलायक के सतह पर इसके कुछ कण आ जाते हैं, 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 जिससे तरल पदार्थ के वाष्प दाब, तरल पदार्थ के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि मैंने लिखा कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अधिक होते हैं क्योंकि उसके सतह पर सिर्फ विलायक के अणु होते हैं। इसमें अउरणशील ठोस विलय मिला देने पर विलायक के सतह पर इसके कुछ अणु कण आ जाते हैं, जिससे तरल पदार्थ के वाष्प दाब क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। सो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखे 1 यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं तो। फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 5 पर चलेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग 4 ही क्वेश्चन किए हैं और क्वेश्चन बहुत सारे हम लेकर के आए हुए हैं। ठीक, तो एक बार कमेंट सेक्शन में 1 लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, ताकि आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप उसे आसानी से क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए मेनली यहां पर क्या है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, देखिए जरा यहां पर कहता है आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछता है। जरा इस बात पर यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि यहां ये देखिए, ये प्रश्न क्या है, कितने बार पूछा है, 3 बार पूछ चुका है, रिपीट किया है। देखिए 2019 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। ये प्रश्न देख सकते हैं आप, 2019 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। मिठू मार्शल 3.369, आप पढ़ाई पर केयर कीजिए, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाद बाकी तो हर स्टूडेंट लिख रहे हैं कि बिल्कुल सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके, स्मार्ट बॉय पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या है वो, देखिए आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, इसके बारे में कह रहा है कि हमें यहां पर बताना है। आदर्श घोल और अनादर्श घोल के बारे में बताना है। ठीक, देखिए आदर्श घोल क्या होता है उसको समझिए। आदर्श घोल क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है। आदर्श घोल क्या होता है वो समझिए। आदर्श घोल, इस आदर्श घोल को जो है हम लोग आदर्श विलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आदर्श विलयन भी कहते हैं। आदर्श विलयन भी कहते हैं, आदर्श विलयन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन हो गया।
ठीक है। नितिकेश कुमार आंसर दे रहे हैं कि जो रॉल्ट के नियम को पालन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं, और बिल्कुल सही आंसर है। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा कि वह विलियन, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा वह विलियन जो, क्या लिखेंगे, वह विलियन जो रॉवेल के नियम को पालन करते हो। रॉवेल वही होता है, रॉल्ट वही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, रॉवेल और रॉल्ट वही होता है। रॉवेल के नियम को पालन करता हो, रॉवेल के नियम को पालन करता हो, रॉवेल के नियम को पालन करता हो उसे क्या कहने वाले हैं, उसे हम लोग कहते हैं आदर्श घोल कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे आदर्श घोल कहते हैं, या आदर्श विलियन भी लिख सकते हैं, उसे आदर्श विलियन कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। ये आपका आदर्श विलियन का आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, अनादर्श विलियन है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनादर्श है, अनादर्श विलियन, या फिर इसको घोल भी बोलेंगे, अनादर्श घोल भी बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, तो इंग्लिश में बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होने वाला है, लिखेंगे क्या, वह विलियन जो रॉवेल के नियम का पालन नहीं करता हो। क्या लिखेंगे, वह विलियन जो रॉवेल के नियम का पालन नहीं करता हो, 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 उसे क्या कहेंगे, अनादर्श विलियन कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, उसे अनादर्श विलियन कहेंगे, उसे अनादर्श विलियन कहते हैं, अनादर्श विलियन कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया अनादर्श विलियन। मतलब एक हो गया आपका आदर्श विलियन और दूसरा जो हो गया वो है आपका अनादर्श विलियन है, अनादर्श विलियन है। ध्यान दीजिएगा, एक आपका आदर्श विलियन हो गया और एक हो गया अनादर्श विलियन, यानी कि वह विलियन जो रॉवेल के नियम का पालन करता हो, जो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो उस नियम को जो पालन करता है, तो वही बोले जो रॉवेल के नियम को पालन करता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। क्या बोलेंगे, आदर्श विलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आदर्श विलियन बोलेंगे। और जो रॉवेल के नियम को पालन नहीं करता है उसको क्या बोलने वाले हैं, अनादर्श विलियन बोलेंगे। तो ये आपका आदर्श विलियन हो गया और ये आपका अनादर्श विलियन हो गया, आप देख सकते हैं। अब बताएं जरा कि आपको पूरी तरह से कंप्लीट हुआ या नहीं। सर 2 नंबर, सर 2 नंबर में पूछता है क्या, 2 नंबर में पूछता है, अच्छा 2 नंबर, हाँ 2 नंबर में पूछता है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक्सप्लेनेशन से बताते हैं। तो 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर लाइक बताइएगा, ठीक है। चलिए पहले आप सभी स्टूडेंट आप बताएं क्या आपको ये समझ में आ चुका है, तो फिर हम आगे वाले प्रश्न पर चलेंगे। कमेंट सेक्शन में एक बार 1 लिख दीजिए। क्या लिखे हैं हिमांशु जी, एक सेकेंड, नहीं हिमांशु नहीं, कौन है ये, अभिषेक कुमार बोल रहे हैं, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती की तरह चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड।
कमेंट में 1 लिखिए आगे क्वेश्चन जानने के लिए, अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है तो यस। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, क्या है आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। 2020 में यह प्रश्न आपसे, मतलब आपके जो बड़े भैया दीदी थे उनसे यह प्रश्न पूछा गया है कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ओके, यहां पर पूछ रहा है कि क्वथनांक उन्नयन से क्या आप समझते हैं, मतलब कि बॉइलिंग एलिवेशन से क्या समझते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए समझिए, इसमें पहले आप समझिए इसको, उसके बाद फिर हम आपको यहां पर लिख देंगे क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, वो समझ आएंगे। ठीक है, समझिए। सपोज कीजिए बुआ जी कि यहां पर कुछ हमारे पास विलायक हैं, हमारे पास कुछ विलायक हैं। ओके, हमारे पास कुछ विलायक हैं, ठीक है, या विलयन जो भी समझ लीजिए। ओके, चलिए, या विलयन जो भी समझ लीजिए आप, वही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर हमने ये क्या कर लिया, एक पात्र बना लिया। तो यहां पर आपका क्या हो गया, ये एक क्या है, पात्र है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेनर या फिर वेसल्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहां पर आप समझिएगा क्या होता है कि ये आपका यहां पर कंटेनर हो गया, पात्र हो गया। तो मान के चलिए कि अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर क्या हो रहा है कि ये उबल रहा है, या यूं समझिए कि ये द्रव से गैस के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये जल है, सपोज कीजिए, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर मान के चलिए कि 100 डिग्री ताप पर ये क्या हो रहा है, उबल रहा है, अगर ये वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका क्वथनांक कितना है, यहां पर क्वथनांक जो होगा, ये क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि इसमें हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं, कुछ पदार्थ मिला देते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, अब ये 100 डिग्री पर नहीं उबल रहा है। पहले ये 100 डिग्री पर उबल रहा था, लेकिन अब ये 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा। हो सकता है कि ये 110 डिग्री पर जाकर के उबलेगा, या हो सकता है 120 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के उबलेगा, या हो सकता है 125 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के उबलेगा। तो पहले जितना इसका क्वथनांक था, आप ध्यान दीजिएगा, पहले जितना इसका क्वथनांक था, ध्यान दीजिए यहां पर, पहले जितना इसका क्वथनांक था, जब इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए, उससे इसके क्वथनांक में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो इनके क्वथनांक में जो ये वृद्धि हुई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, बॉइलिंग एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, बॉइलिंग एलिवेशन बोलते हैं, जिसको डेल्टा टी लोअर स्क्रिप्ट बी से सूचित किया जाता है। तो अब आप बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एकदम सिंपल से समझिए। मैंने एक कोई विलयन ले लिया या विलायक ले लिया, इस विलायक का मान के चले कि हमारा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब इसमें कुछ अशुद्धियां मिला दिए, इंप्यूरिटीज मिला दिए, कुछ अशुद्धियां मिला दिए, कुछ अशुद्धियां मिला दिए, तो इसका जो क्वथनांक है, अब वो 100 डिग्री पर वाष्प में नहीं परिवर्तित होगा, अब वो 110 पर परिवर्तित हो सकता है, 120 पर परिवर्तित हो सकता है, 125 पर परिवर्तित हो सकता है। किसमें? तो वाष्प में। उसके क्वथनांक में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। तो दो तापमानों में यहां पर अंतर हो रहा है, इसलिए इसको डेल्टा टी बी से सूचित किया जाता है। पहले ये टेम्परेचर था, अब ये टेम्परेचर है, तो इसलिए इसको डेल्टा टी बी से सूचित करते हैं, जिसको क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। अब बताइए, क्या आपको क्वथनांक उन्नयन क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो?
क्वथनांक उन्नयन आपको समझ में आया या नहीं? अगर आ चुका होगा तो फिर हम आपको इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर बताएं क्या आपको क्वथनांक समझ में आया या नहीं? बिलियन में बिल्ले मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा, यही ना है सर? बिल्कुल यही है, बिल्कुल वही बात हम बोल रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं कि पहले ये विलायक है, अब क्या हो रहा है, इसका क्वथनांक क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस था सपोज कीजिए। अब इसमें कुछ अशुद्धियां मिला दिए, कुछ विलायक मिला दिए, बिल्ले मिला दिए, जिससे के कारण अब ये 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, अब ये 100 डिग्री पर वाष्प में नहीं परिवर्तित होगा, अब ये 100 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तब जाकर के हो सकता है 105 डिग्री पर उबलेगा, हो सकता है 110 डिग्री पर उबलेगा, हो सकता है 115 पर उबले, हो सकता है 120 पर उबले। तो क्या होगा, इसी चीज को क्या कहते हैं? क्वथन। इसमें जो वृद्धि हो गया, पहले 100 पर था, अब 110 हो रहा है, 120 हो रहा है, 125 हो रहा है, तो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो गया। यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है यहां पर? बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं हम, इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यही चीज आपके क्या कहलाते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहलाते हैं। बोलिए यस सर नो? तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बोले कि क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक का आंसर देंगे कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई, क्वथनांक का पहले आंसर समझिए, क्वथनांक का आंसर समझिएगा, वह निश्चित ताप, इसको छोटा कर देते हैं, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होती है, जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होती है, उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब आप समझिए क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, उस चीज को समझिए, ठीक है? तो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, क्वथनांक उन्नयन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्वथनांक उन्नयन क्या कहना चाहता है। तो देखिए क्वथनांक उन्नयन में क्या होगा कि जब किसी विलायक में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, या जब किसी विलायक में विल्ले मिलाई जाती है, विल्ले मिला दी जाती है, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ये रहा आपका आंसर, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसको सूचित किससे करते हैं? तो इसको सूचित करते हैं डेल्टा टीवी से। तो यहां पर लिख देंगे इसे डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है, इसे डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है। ये रहा, सूचित किया जाता है, ये आपका आंसर है। इस चीज को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ओके? ये आपका इसका क्वथनांक उन्नयन का पूरी तरह से आंसर है। अशोक पांडे पढ़ाई किया करो, अजीत कुमार स्मार्ट बॉय, अंजलि सिंह, अर्नब पढ़ाई करो यार, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे।
निकिता पांडे, यस, पढ़ाई करो बाबू। अब बताइए क्या आपको ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ या नहीं। मैंने पहले ही आपको यहां पर डायग्राम के माध्यम से पूरी तरह जो है आपको क्वथनांक और क्वथनांक उन्नयन के बीच में मैंने आपको यहां पर पूरी तरह से परिभाषित करके बता दिया था पहले ही। अब आप बताएं क्या आपको ये सारी पॉइंट क्लियर है या नहीं, यस और नो। ओके, गुरु की रानी अब हो रहे हैं ब्लॉक। चलिए ठीक, अब आगे की प्रश्न पर चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है उस चीज को देखते हैं। यहां पर क्या देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है उस चीज को देखिए। किसका सूत्र बताना है हिमांशु जी? गुरुजी इसका सूत्र बताइए, किसका सूत्र बताएं, बताइए। चलिए, क्वथनांक उन्नयन का जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे उस समय आपको हम यहां पर क्या करेंगे, प्रश्न जब बताएंगे उस समय हम आपको इसका सूत्र भी बता देंगे और इस पर न्यूमेरिकल्स है तो हम आपको न्यूमेरिकल्स भी आपको यहां पर सॉल्व करवा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है सो देखिए। यहां पर प्रसारणी दाब को परिभाषित करें। प्रसारणी दाब क्या होता है उस चीज को यहां पर क्या करना है, परिभाषित करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रसारणी दाब को परिभाषित करना है। ये है आपका प्रसारणी दाब। प्रसारणी दाब को क्या करना है, परिभाषित करना है। ये प्रश्न कब पूछे गए हैं तो 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो ये आपका यहां पर क्या है, क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, प्रसारणी दाब को परिभाषित करे, उसको डिफाइन करना है। तो यहां पर आप समझिए, सबसे पहली नंबर बात तो आप यहां पर ये ध्यान दीजिए कि प्रसारणी दाब को जो है ओस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ओस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ओस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। ये चीज आप यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ओस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहां पर आपको डिफाइन करने वाले हैं ओस्मोटिक प्रेशर। चलिए, ओस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए बिल्कुल यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है जिसे पाई से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए इसको और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, क्या होता है उसको समझिएगा। इसको और डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ जी। मान के चलिए कि हमारे पास यहां पर एक पात्र है, ये थोड़ा इधर कर लेते हैं। चलो, यहां पर ये एक पात्र है। अब क्या करेंगे सो ध्यान दीजिएगा, यहां पर चलिए देखिए यहां पर क्या करते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे बुआ जी, तो ये एक यहां पर ये ध्यान देंगे आप, यहां पर ध्यान दीजिए। चलिए, अब क्या करेंगे सो ध्यान दीजिए बुआ जी। यहां पर आपका जो है, यहां पर जो है ये आपका ये यहां पर इस प्रकार से, यहां पर ध्यान दीजिए। चलिए, चलिए थोड़ा सा यहां पर देखेंगे। चलिए, ये रहा। अब यहां पर क्या होगा सो देखिएगा यहां पर। चलो भाई, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से। ठीक है, चलो, ये यहां पर इसको लगा देते हैं। चलो, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, एक यहां पर अर्ध परागम में झिल्ली लगा देते हैं।
यहां पर लगा देते हैं अर्ध प्रागम में झिल्ली लगा देते हैं। ठीक, अर्ध प्रागम में झिल्ली लगा देते हैं। अब इस अर्ध प्रागम में झिल्ली को क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस अर्ध प्रागम में झिल्ली को यहां पर अर्ध प्रागम में झिल्ली लगा दिए। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि यहां पर नेक्स्ट क्या है वो देखिए, इसको यहां से हटा दीजिए, ये यहां से हटा दीजिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे यहां पर कि इस एक तरफ विलयन रख देंगे और एक तरफ क्या करेंगे, विलायक रख देंगे। तो सपोज कीजिए कि यहां पर जो है सो हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ हम विलयन रख रहे हैं। सो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम विलयन रख रहे हैं, मान के चलिए ये आपका अर्ध प्रागम में झिल्ली है जिससे सिर्फ विलायक के कण पास कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर जो है ये आपके विलयन है। सपोज कीजिए ये इधर आपका विलयन है, यहां पर ये सब आपका विलयन है। चलो भाई, ये सब आपका विलयन है और एक तरफ क्या कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, विलायक रख देते। एक तरफ सिर्फ विलायक हो गया, एक तरफ क्या हो गया, विलायक हो गया। आप बताएं जरा कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है या फिर विलय का वाष्प दाब ज्यादा होता है, किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, ये आप कमेंट करके एक बार बताएं जरा कि वाष्प दाब किसका ज्यादा होता है, वाष्प दाब किसका ज्यादा होता है। उसके बाद यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक इस प्रकार से पिस्टन लगा दे रहे हैं, यहां पर एक पिस्टन लगा दे रहे हैं, ये एक पिस्टन लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, एक तरफ यहां पर आपका क्या हो गया, इधर जो है ये आपका क्या है, ये आपका विलयन है, विलयन है। एक तरफ जो है वो आपका विलयन है, ये आपका विलयन है जिसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया। और एक तरफ जो है ये आपका क्या है, विलायक है, ये आपका क्या है, विलायक है। क्या है, तो विलायक है। अब क्या होगा कि यहां पर आपको पता होना चाहिए कि विलायक को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और हमने एक प्रश्न पूछा था कि वाष्प दाब ज्यादा किसका होता है, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है या विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताएं किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है। यस, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होगा या फिर विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। धीरज कुमार बोल रहे हैं कि गुरुजी विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और बिल्कुल राइट आंसर बोल रहे हैं। अब समझिए यहां पर कि ये आपके पास में इधर विलायक है तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। ये आपका वाष्प दाब जो होगा, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और विलयन का जो वाष्प दाब होगा ये वाष्प दाब क्या होता है, कम होगा। विलयन का जो वाष्प दाब होगा ये आपका क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो विलायक के कण जो होंगे ये इसको अर्ध प्रागम में झिल्ली बोलते हैं, याद रखिएगा, अर्ध प्रागम में झिल्ली बोलते हैं, अर्ध प्रागम में झिल्ली बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इससे सिर्फ विलायक के कण पास कर सकते हैं और जब विलायक के वाष्प दाब ज्यादा है तो ये क्या होगा कि इसका वाष्प दाब ज्यादा है तो ये इसका जो प्रसरण होगा वो विलयन की तरफ होगा, विलयन की तरफ होगा। तो हमें क्या करना है कि प्रसारणी दाब को परिभाषित करना है। तो अब देखिए इधर से प्रसारण मतलब कि विलायक के कण इस तरफ जा रहा है, विलायक के जो कण होंगे, ध्यान दीजिए, विलायक के जो कण होंगे उनका प्रवाह कुछ इस तरफ होगा, उनका जो प्रवाह होगा वो आपका इस तरफ होगा, इनका प्रवाह जो होगा ये इधर की तरफ होगा, इनका प्रवाह इधर की तरफ होने लगेगा। बोलो ये सर नो। तो क्या होगा कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ दाब आरोपित करेंगे, यहां से क्या करेंगे, दाब आरोपित करेंगे। किस पर, पिस्टन पर दाब आरोपित करेंगे। तो यहां पर जो दाब होगा ये कौन सा दाब होगा, बाह्य दाब होगा, मतलब कि हम बाहर से दाब आरोपित कर रहे हैं। ध्यान दीजिए,
यहां से जो दाब आरोपित किया जा रहा है ये आपके बाह्य दाब होंगे, क्योंकि हम बाहर से दाब आरोपित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि जैसे इस पर दाब आरोपित करेंगे, जिससे क्या होगा कि यहां पर जो वाष्प दाब हो, विलायक का जो वाष्प दाब होगा और विलयन का वाष्प दाब दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। वह बाह्य आरोपित दाब, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिससे विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब समान हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारणी दाब कहते हैं। जैसे ही यहां से दाब आरोपित करेंगे तो क्या होगा, इसका जो वाष्प दाब है ये जो कम है ये ज्यादा हो जाएगा और इसके वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब न तो इसके कण उधर जा पाएगा और न ही इसका कण इधर आ पाएगा। तो इस दाब को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरणी दाब कहते हैं या फिर प्रसारण दाब कहते हैं। बोलिए समझ में आया या नहीं, यस और नो? इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसे पाई से सूचित किया जाता है। कमेंट सेक्शन में एक बार वो लिखिए यदि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है तो यस। फिर जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफाइन करने वाले हैं, इसको हम नोट्स लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, जिससे कि आप कमेंट कर सकते हैं। अजीत कुमार पढ़ाई करिए, नहीं तो जिस प्रकार से गुरु रांधवा को यहां पर ब्लॉक किया गया है उस प्रकार से आपको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके, फिर बाद में आपको समस्या हो जाएगा, फिर आप इस आईडी पर नहीं आ सकते हैं। चलिए कमेंट में एक बार जल्दी से लिखिए यस और नो, आपको समझ में आया या नहीं, यस और नो। नितिका पांडे बोल रही है 1 गुरुजी समझ में आ चुका है। ओके ठीक है। सन्नी कुमार 1 लिख रहे हैं, दीपक कुमार यस सर जी, वेरी गुड। नितिकेश कुमार यस आ गया समझ में, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे बुआ जी, लिखेंगे कि विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब, क्या लिखेंगे भाई साहब, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब, क्या लिखेंगे, विलयन पर आरोपित, विलयन पर क्या लिखेंगे, आरोपित, आरोपित वह बाह्य दाब, वह बाह्य दाब जिससे, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिससे क्या होते हैं बुआ जी, जिससे विलायक और विलयन के वाष्प दाब समान हो जाए, जिससे विलयन और विलयन और विलायक के वाष्प दाब समान हो जाए, वाष्प दाब समान हो जाए, मतलब कि बराबर हो जाए, समान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रसारणी दाब कहते हैं, उसे प्रसारणी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ जी, उसे प्रसारणी दाब कहते हैं। क्या कहेंगे बुआ जी, उसे प्रसारणी दाब कहते हैं। और प्रसारणी दाब को किससे हम लोग सूचित कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रसारणी दाब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पाई से सूचित करते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इसे पाई से सूचित किया जाता है, इसे पाई से सूचित किया जाता है, पाई से सूचित किया जाता है, इसे पाई से सूचित किया जाता है। क्या करेंगे, इसको पाई से सूचित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, इसका एक और सिंपल डेफिनेशन है जो कि हम यहां पर आपको लिख देते हैं, यहां पर हम आपको बता देते हैं एकदम सिंपल डेफिनेशन। देखिए इसका एकदम इजी डेफिनेशन हम आपको बताते हैं, एकदम से आसान डेफिनेशन बताएंगे। क्या डेफिनेशन होगा, तो इसका डेफिनेशन होगा बुआ जी कि विलयन तथा विलायक के वाष्प दाब के अंतर को प्रसारणी दाब कहा जाता है, प्रसारणी दाब कहा जाता है। एकदम इजी आंसर, एकदम इजी, प्रसारणी दाब कहा जाता है,
कहा जाता है। एकदम आसान आंसर। क्या आंसर हो गया कि विलयन के, क्या बोले हम, कि विलयन और विलायक के वाष्प दाब के जो अंतर होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंस को भी क्या कहते हैं हम लोग, प्रसारणी दाब कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारणी दाब कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका एकदम शॉर्ट डिफिनेशन हो गया, ये थोड़ा सा डिटेलिंग में हो गया, और डायग्राम बना दीजिएगा तो फुल डिटेलिंग में हो गया, और उसमें 2-3 और लाइन लिख दीजिएगा तो वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए ये आंसर बन जाएगा। और प्रसारणी दाब का फॉर्मूला होता है, जी नीतिकेश जी लिखे हैं, पाई बराबर में CRT होता है। बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, पाई बराबर CRT, जो कि आपको सांद्रण निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, या प्रश्न भी पूछता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है। ओके, तो अब आप लोग का परमिशन चाहिए अगले क्वेश्चन पर जाने के लिए, और वो आप कमेंट्स में 1 लिख करके दे सकते हैं। तो क्या आपको यहां पर समझ में आ रहा है? अगर आपको पूरी तरह समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट एक बार 1 लिख दीजिए, ताकि हम अगले प्रश्न पर जा सकते हैं। यस, बोलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में 1 लिख दीजिए, ताकि हम अगले प्रश्न पर जा सकते हैं। पाई बराबर में CRT एलोन बॉय। चलिए, वेरी गुड जी। ऑब्जेक्टिव कल करवा दिए थे हम, इस पर इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कल करवाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि राल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम के व्याख्या करें। और यह प्रश्न आपको पूछा गया है कब? तो 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और ये प्रश्न आने की संभावना भी है, क्योंकि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए यहां पर क्या है कि कह रहा है कि राल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। तो हम आपको बता दें, 1881 में इस नियम का प्रतिपादन जो है वो 1881 में किया गया था। कब किया गया था बुआ जी? 1881 में किया गया था। 1881 में इस नियम का प्रतिपादन किया गया था। और किसने किया था? तो राल्ट ने किया था, या फिर रॉवल भी बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है। राल्ट भी लिख सकते हैं, राल्ट भी लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह पर रावल भी लिख सकते हैं, तो 1881 में किया गया था, राल्ट ने किए थे। इन्होंने क्या किया था? तो जो विलयन के वाष्प दाब है, ध्यान दीजिएगा, जो विलयन के वाष्प दाब के अवनमन है, विलयन के वाष्प दाब के अवनमन और विलय के मोल प्रभाज के बीच अंतर बताए थे। किस किस के बीच अंतर बताए थे? तो वो चीज ध्यान दीजिए, ये बताए थे विलयन के वाष्प दाब के अवनमन, विलयन के वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन। ध्यान दीजिए, अगर समझ में आ जाएगा फिर जाकर के हम आपको यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे। विलयन के वाष्प दाब के अवनमन और विलय के मोल प्रभाज के बीच संबंध स्थापित किए थे। विलय के मोल प्रभाज के बीच, थोड़ी देर पहले हम आपको मोल प्रभाज पढ़ाए हैं। देखिएगा, तो विलयन के वाष्प दाब के अवनमन जो है क्या है, उसके बाद देखिएगा विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, समान होता है। विलय के मोल प्रभाज के बीच संबंध स्थापित किया था। क्या होता है नहीं होता वो तो खैर बाद की बात है। तो इस प्रकार से जो है यहां पर देखेंगे ये संबंध स्थापित किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प, ये रॉवेल का नियम कहते हैं। और वो रॉवेल के नियम किससे संबंधित हो जाएगा? तो वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन के नियम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये समझिए कि रॉवेल के नियम का प्रतिपादन 1881 में हुआ था, और इन्होंने विलयन के वाष्प दाब के अवनमन और विलय के मोल प्रभाज के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे रॉवेल का नियम कहते हैं। बोलिए ये सर नो, जल्दी बोलिए, क्या कहते हैं उसको? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉवेल के नियम कहते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होता है।
तो इसको अगर स्टेटमेंट में लिखे तो स्टेटमेंट में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1881 में रॉवल ने वाष्प दाब के अवनमन और विलयन में विलय के सांद्रण के संबंध में, देखिए क्या लिखेंगे, 1881 में रॉवल ने क्या किया था, विलयन के वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन और वाष्प दाब के अवनमन और विलय के सांद्रण के संबंध में, सांद्रण के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे रॉवल का नियम कहते हैं, जिसे रॉवल का नियम कहते हैं, जिसे रॉवल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो आपको पता होगा कि इस नियम के अनुसार किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी तनु विलयन के, क्या लिखेंगे, किसी तनु विलयन के, किसी तनु विलयन के, किसी तनु विलयन के, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। क्या लिखेंगे, विलयन में उपस्थित विलय के, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ओके, तो आप एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम जो है इसके आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम जाकर के अगले प्रश्न, मतलब कि इसका आंसर जो है वो और आगे लिखेंगे, और इसमें और कुछ थोड़ा सा समझाना है फॉर्मूला को, तो हम आपको अगले स्लाइड में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लीजिए, या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं। चलिए यहां पर लिख देते हैं। ओके, देखिए क्या है, मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं, के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, ये आपका समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, 1886 नहीं 1887, क्या लिखे हैं हम, 1881 है बाबू ना। कोई बुक जो है ना 1886 लिखता है, कोई बुक 1887 लिखता है, कोई बुक 1881 लिखता है, लेकिन मोस्टली 1881 ही है। ओके, चलिए वेरी गुड। अब आप लोग यहां पर बताएं, क्या आपको ये कंप्लीट हो चुका है, तब जाकर के हम इसके फॉर्मूला की बात करेंगे। इनका फॉर्मूला एक था बाबू, ये फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं कि P नॉट माइनस में PS, मतलब ये था विलायक का वाष्प दाब और ये था विलयन का वाष्प दाब, और यहां पर नीचे में था PS, मतलब कि विलयन के वाष्प दाब था, विलयन के विलायक के वाष्प दाब था, और ये बराबर था विलय के मोल प्रभाज के बराबर था, यानी कि N अपॉन में N प्लस में क्या है, कैपिटल N है। ठीक है, 1886 है तो 1886 कर दीजिए इसको। चलिए, तो इसके बराबर होता है, तो ये आपका क्या है, यहां पर ये आपका फॉर्मूला है, जो कि आपको क्या करना है, नोट कर लेना है।
ठीक है। और यहां पर एक बात बता दे, तो यहां पर जो है ये जो पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में जो ये पी एस है, इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। इसको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। अवनमन ये क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। और दूसरी नंबर बात देखेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस जो है, इसको कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। ये जो है आपका पी नॉट, दूसरे कलर से लिख देते हैं। यहां पर देखेंगे ये पी नॉट माइनस में जो पी एस है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं, अवनमन बोलते हैं। और इस पूरा को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। इस प्रकार से आपका जो है ध्यान देंगे तो क्या पता चलने वाला है बुआ जी? तो ये आपका पता चलेगा, ये आपका क्या पता चल रहा था? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में। उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या पता चला कि ये आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था। क्या था बुआ जी? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या है ये? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए वाष्प दाब के क्या है? आपेक्षिक अवनमन जो थे वो आपके यहां पर कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अगर आपको पूरी तरह से ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये रॉवेल के नियम समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन एक बार आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्या आप लोग को ये पूरी तरह से समझ में आया या नहीं? यस और नो। अगर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे की प्रश्न पर चलेंगे। लेकिन एक बार आप उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको समझ में आया या नहीं। राकेश कुमार, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं बाबू, नोट करते चलिए। ऐसे पैनल पीडीएफ आपको तुरंत अपलोड कर दिया जाता है क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको देखते हैं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पता है रॉल्स के नियम की व्याख्या करें। यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो जो बात अभी हम आपको बताए हैं उसी चीज को आपको क्या कर देना है? एक्सप्लेनेशन कर देना है। ठीक है, ये बात जो हम आपको यहां पर बताए ना, ये जो प्रश्न हम आपको यहां पर बताए, ये जो क्वेश्चन हम आपको बताए यहां पर, रॉल्स के नियम जो बताए यहां पर, इसी चीज को आपको क्या करना है? दोबारा से हमें बताना है। तो हमको लगता है कि आप इस बात को समझ चुके हैं। रॉवेल के नियम की व्याख्या करें, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? क्वेश्चन नंबर 8 था। ये क्वेश्चन नंबर 8 था जिसको मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन किया। अब यहां पर क्या करें? देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, बहुत बहुत धन्यवाद सुहाना सिंह। चलिए देखिए यहां पर, तो ये रॉल्स के नियम की व्याख्या करें। तो ये रॉल्स के नियम को क्या आप लोग खुद से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं क्या? बोलिए यस और नो। अगर आप खुद से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार क्या करेंगे? यहां पर हमें कमेंट करके बताइए यस सर कर सकते हैं, ताकि हम अगले प्रश्न पर जा सकते हैं। एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग इजिली आसानी से कर सकते हैं क्या? राजीव कुमार पूछे सर आप कहां से हैं? बिहार से ही है भाई, बिहार से ही, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। चलिए यस सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कह रहा है कि जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल्ले को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। घुल्ले के ग्राम अणु द्रव्यमान, मतलब कि विल्ले के आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है,
तो आप सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को एक बार बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए, उसके बाद जो है से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। यह है आपका प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन है कि जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घुल ले, जिसका मात्रा कितना है 10 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाता है, देखिए यहां पर सपोज कीजिए बुआ जी कि यहां पर हम एक कंटेनर बना लेते हैं। चलो यार, यहां पर एक कंटेनर बना लीजिए। इस कंटेनर में क्या हो है, ध्यान दीजिएगा, तो इस कंटेनर में मान के चलिए कि यहां पर बेंजीन है, ये इसमें बेंजीन मिलाया हुआ है, बेंजीन। ठीक है, क्या मिलाया हुआ है बुआ जी, बेंजीन मिलाया हुआ है। ये एक पात्र है, कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या मिलाया हुआ है, एक बेंजीन मतलब मिलाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि ये एक पात्र है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बुआ जी, कंटेनर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये एक पात्र है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलेंगे। और यहां पर आप अगर देखेंगे तो क्या पता चलने वाला है कि इसमें देखिए 10 ग्राम मात्रा में एक अवाष्पशील घुल मिलाया जाता है 100 ग्राम बेंजीन में, यानी कि यहां पर बेंजीन का जो वेट है, बेंजीन की जो मात्रा है, बेंजीन ये आपका कितना है, 10 ग्राम है, सॉरी 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। कहता है इसका क्वथनांक जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है जब इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जब इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं। वो पदार्थ का मात्रा कितना होता है, तो वो पदार्थ का मात्रा है 10 ग्राम। उस पदार्थ का मात्रा कितना है, 10 ग्राम है। तो इसका क्या होता है, क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, क्वथनांक उन्नयन हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि यहां पर जो ये पदार्थ जो मिलाया गया है, इस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ये जो पदार्थ मिलाया गया है, इस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। नहीं C6H6 का नहीं निकालना है, जो पदार्थ इसमें मिलाया गया है। अब कौन पदार्थ मिलाया गया ये तो हमें नहीं पता है, कुछ घुल्ले इसमें मिलाया गया है, तो इस घुल्ले जो पदार्थ है इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर गिवन में क्या सब दिया हुआ है वो देखिए। गिवन में सॉल्यूशन देखिए, यहां पर गिवन में क्या है, गिवन में क्या सब दिया हुआ है वो देखिए। तो गिवन में आपको जो है यहां पर जो है दिया हुआ है 10, ये टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर डेल्टा टी बी बराबर में 1 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, तो बिल्ले का वजन कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बराबर में 10 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद विलायक जो बेंजीन है, बेंजीन को अगर हम कैपिटल डब्ल्यू से सूचित करते हैं तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर में कितना है 100 ग्राम है, तो ये आपका क्या हो गया 100 ग्राम हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहां पर बेंजीन का के बी मतलब कि मोलल उन्नयन स्थिरांक यहां पर दिया हुआ है, के बी बराबर दिया हुआ है 2.53 दिया हुआ है, 2.53 दिया हुआ है। और यह प्रश्न पूछा कब कब गया है, सो दे ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आपका पूछा गया है, ये 2011 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला होता है, हिमांशु जी पूछे थे उस समय, क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला पूछे थे। क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर में, डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी बराबर जो है ये फॉर्मूला होता। अच्छा, आपको निकालना क्या है यहां पर, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है, एम कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यहां पर देख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर में क्या होगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है आपका 1000 गुने में के बी, 1000 गुने में के बी मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी का मतलब क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है।
उसके बाद केबी इंटू में क्या होता है, डब्लू होगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू होगा, छोटा वाला डब्लू होगा, छोटा वाला डब्लू जो घुल्ले होगा वो। और उसके बाद यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट जो है वो आपका होगा यहां पर अपॉन में कैपिटल डब्लू गुने में एम होगा, कैपिटल डब्लू गुने में एम। एम मतलब क्या होगा, आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान जो हमें कैलकुलेट करना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान हमें जो कैलकुलेट करना है वो आपका यहां पर एम हो गया। अब इसे अरेंज कर लीजिए, हमें ये कैलकुलेट करना है, तो इसको अगर हम यहां पर लेकर के आते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू में 1000 गुने में के बी गुने में डब्लू अपॉन में कैपिटल डब्लू गुने में ये एम यहां से यहां गया तो ये डेल्टा टीबी यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर डेल्टा टीबी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां पर वैल्यू अगर रखेंगे तो देखिए एक बराबर में क्या हो जाएगा, यहां पर 1000 वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद केबी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, केबी का 2.53 है, तो यहां पर आ जाएगा इनटू में 2.53। उसके बाद डब्लू का वैल्यू कितना है, देखिए डब्लू का वैल्यू है 10 ग्राम, तो यहां पर रख देंगे इनटू में 10 रखेंगे। उसके बाद अपॉन में कैपिटल डब्लू का वैल्यू कितना है बुआ जी, कैपिटल डब्लू का वैल्यू है 100, तो यहां पर हो जाएगा 100 और गुने में उसके बाद आपका वैल्यू यहां पर देखिए डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर क्या करेंगे 1 लिख देंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहां पर क्या करेंगे कि ये 10 है और ये 10, तो 10 गुना होकर के कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, यहां पर 100 हो जाएगा। तो यहां पर ये 100 हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा 2.53 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कैलकुलेट करने पर 100 से जब गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा और 1 से भाग दीजिएगा तो उतना ही होगा, यानी कि 253 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, 253 ग्राम प्रति मोल। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। यानी कि टोटल 10 प्रश्न आपके हुए हैं अभी फिलहाल तक, लेकिन पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं क्या आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया या नहीं, यस और नो। उसके बाद हम कुछ बात भी करेंगे आप लोगों से। अभी फिलहाल एक बार कमेंट सेक्शन में लिखे 1 यदि आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखे, नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में 2 लिखे, फिर जाकर के हम उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्य करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार लिखे जल्दी से यस और नो। ठीक, समझ में आ चुका है, वेरी गुड। ठीक है, अगर और क्वेश्चन आप अभी बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 5 लिखे, या फिर क्लास छोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, इतना ही रहने देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 6 लिखे। अगर और पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 5, या फिर इतना ही पर आज क्लास ओवर करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 6, जैसा भी आपको लगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बढ़िया से समझ गए हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक बार इसके अकॉर्डिंग करें, और पढ़ना है, एलोन बॉय बोल रहे हैं, वेरी गुड। नंदिनी कुशवाहा और पढ़ना है, ठीक है। नीतिकेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। 5 भी आंसर आ रहा है, 6 भी आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए देखिए, ये प्रश्न जो है ये आपको कब पूछा गया है, 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या है। करा चीनी के घोल का प्रसारणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 एटीएम है, इस घोल का समाहरण क्या होगा, इस घोल का समाहरण क्या होगा। समाहरण मतलब होता है सांद्रण क्या होगा, सांद्रण क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है आपको, सांद्रण कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आपके प्रश्न क्या है वो देखिए,
ठीक है, प्रश्न आपके पास क्या है कि चीनी के घोल का प्रसारणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि गिवन में अगर देखा जाए सॉल्यूशन में देखिए कि यहां पर क्या है, गिवन में देखिए यहां पर गिवन है आपका कि प्रसारणी दाब आपको दिया हुआ है, पाई बराबर में दिया हुआ है 2.46 atm दिया हुआ है। उसके बाद टेम्परेचर बराबर में दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 प्लस में 27 हो जाएगा, यानी कि 300 केल्विन हो जाएगा। और आप सूत्र से फॉर्मूला क्या जानते हैं बुआ जी, बोलिए तो। पाई बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। पाई सूत्र से क्या लिखेंगे, सूत्र से पाई इज इक्वल टू में क्या होगा, CRT हो जाएगा। तो C बराबर में फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर में हो जाएगा पाई अपॉन में RT हो जाएगा। बोलो ये सर नो। तो अब आप वैल्यू रख दो, तो पाई का वैल्यू कितना है देखेंगे 2.46 है, तो यहां पर लिखेंगे 2.46 इंटू में, सॉरी इंटू नहीं होगा, 2.46 अपॉन में R का वैल्यू कितना लिखेंगे 0.0821 0.0821 और टेम्परेचर का कितना है, तो यहां पर 300 है, तो ये आपका कितना आ गया, 300 आ गया। अब अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर यहां पर इसको आता है आपका, यहां पर आता है 2 पॉइंट कितना है 46 और यहां पर आ जाता है 24.6 आता है, 24.6 आता है। और जब इसमें आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाता है 0.1 आंसर आ जाता है, यानी कि 0.1 आपका यहां पर क्या होगा, आंसर होगा। और इस प्रकार से आपके टोटल आज कितने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 11 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, लगभग इतना ही आंसर आएगा। आप सभी ये स्टूडेंट जो है एक बार कमेंट सेक्शन में लिखे 1, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। नितिका जी लिखे एलोन 0.1, वेरी गुड। नंदिनी 0.1, रवि चौहान 0.1, ठीक है, वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग 1 लिखिए यदि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आज लघु उत्तरीय का टोटल प्रश्न कितने हो गए हैं 11। अब क्या है कि अगले वेडनेसडे को फिर जो है केमिस्ट्री की क्लास होगा। अगले वेडनेसडे को केमिस्ट्री की क्लास होगी। अगले वेडनेसडे को केमिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें जो बचा हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहां पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब समय हुआ आपसे विदा लेने के लिए, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार।